फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हम लोग 8 क्लास की एनसीईआरटी को समाप्त करने वाले हैं। आप लोगों का एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है। आप लोग तीनों क्लास की प्लेलिस्ट को देख करके बार बार रिवीजन कर सकते हैं और यहाँ से बहुत अच्छे से अपनी हिस्ट्री को तैयार कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की आखिरी क्लास को हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। स्वतंत्रता के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद एक नया और खंडित राष्ट्र। हमारा देश स्वतंत्रता के बाद एक नया राष्ट्र बन गया और खंडित राष्ट्र बन गया। अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने कई चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद सियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं एवं नवाबों के शासन में चल रही थी। यानी कि आपका जो देश है आजाद तो हो गया, लेकिन आजाद होने के बाद बहुत सारी समस्याएं हैं देश के साथ। चूंकि आपके यहाँ देखिए शरणार्थी आ गए हैं और वो भी कितने 80 लाख शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान से, जिनके लिए घर की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना, सुरक्षा की व्यवस्था करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। एक नया और खंडित राष्ट्र बन के तैयार हो चुका है और इसमें 500 लगभग राजा नवाब रियासतों का विलय करके देश बनाया गया है। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। यानी कि शरणार्थियों की चुनौतियां और भी रियासतों की चुनौतियां, साथ ही एक ऐसे संविधान, ऐसे राष्ट्र, ऐसे माहौल का निर्माण करना था जो सभी के लिए अच्छा हो, सभी के लिए फायदेमंद हो, जिसमें हर कोई संतुष्ट हो। इसका निर्माण करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चलिए देखते हैं और क्या खास बातें हैं। कह रहा है इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948, हमारे राष्ट्रपिता की जो है मृत्यु के बाद की बात है। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठा रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ये देखिए शाम को रेडियो पर आकाशवाणी के द्वारा जो है जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट जो है दिया है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। आगे देखिए, कह रहा है 1947 में भारत की आज़ादी काफ़ी बड़ी थी। तकरीबन जो है आबादी कितनी है? आबादी आपका 34.5 करोड़ है। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बाहुल्य हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावे में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधे में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यानी कि कहा जा रहा है कि जब देश आज़ाद हुआ तो इसको अखंड बना के रखना, इसमें एकता बना के रखना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। क्योंकि इतनी सारी हमारे यहाँ जाति हैं, इतने सारे धर्म हैं, संप्रदाय हैं, भाषा है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सब में बहुत ही ज़्यादा विविधता है। और इस विविधता के साथ देश को समृद्ध बनाए रखना, अखंड बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। साथ ही आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कृषि भी, ज़्यादातर जो ग्रामीण जनसंख्या है जो कृषि पर आधारित है, और कृषि का विकास कर पाना भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है इस समय। आगे कह रहा है कि एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत का एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था।
शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। यानी कि गांव हो या शहर, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। साथ ही आप देखेंगे भोजन के लिए कृषि में बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि उत्पादन ज्यादा हो। रोजगार के लिए बहुत सारे फैक्ट्री उद्योग धंधों को लगाना है ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके। तो भोजन की भी समस्या है, रोजगार की भी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं देश के सामने जिस पर देश को ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं कि हमने और क्या क्या खास काम किया। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूदा मतभेद को दूर ना किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकराव का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते हैं या पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमान के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो वो और ज्यादा मतभेद या भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। यानी कि समस्या बहुत बड़ी है। अगर आप विचार करेंगे तो अमीर और गरीब की समस्या है, शहरी और ग्रामीण की समस्या है, उच्च जात और निम्न जात की समस्या है, धर्म की समस्या है, और हर समस्या पे लोग लड़ सकते हैं। कहीं धर्म के नाम पे टकराव हो सकता है, कहीं जाति में टकराव हो सकता है, कहीं अमीर गरीब में टकराव हो सकता है। ऐसे में टकराव को रोकना, समृद्धि को बढ़ाना, लोगों की जरूरतों को पूरा करना, इन सभी समस्याओं का निदान ढूंढना था और देश के विकास को और एकता को बनाए रखना था। इसके लिए हमारे देश के शुरुआती राजनेताओं ने बहुत ईमानदारी से और बहुत ज्यादा मेहनत किया था। नए संविधान की रचना। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी कि 300 भारतीयों ने मिलकर के विचार विमर्श किया और एक लंबे विचार विमर्श के बाद हमारे देश का संविधान बनके तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये सारी बैठकें दिल्ली में संपन्न हुई, लेकिन भारत के सभी क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल थे। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह है कि 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिकी जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में मिला, लेकिन भारतीयों को यह अधिकार एक साथ मिल गया। ब्रिटेन और अमेरिका में ये अधिकार धीरे धीरे करके लोगों को मिला, लेकिन भारत में सभी वयस्कों को एक साथ वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। आगे कह रहा, वहां सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, अमेरिका और ब्रिटेन में। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को मताधिकार देने का अधिकार मिला। फिर मजदूर पुरुषों को काफी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को तो सबसे अंत में अधिकार मिला वोट देने का, लेकिन हमारे यहाँ इन सभी तबकों को एक साथ वोट देने का अधिकार मिला, जो कि अपने आप में क्रांतिकारी बात है। वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आजादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुष को यह अधिकार दिया जाएगा, भले वे अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। ऐसा निर्णय हमारे द्वारा ले लिया गया। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातीय, धर्म व किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नजर में समान माना गया है। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण भी दिया, जिसका गठन एक खास समुदाय मुसलमान के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट मत में कहा कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता
और ना ही बनना चाहिए। यहाँ के बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, उनके हितों को ध्यान में रख करके उनके तौर तरीके से संविधान बनाया जाना चाहिए, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा जैसे पाकिस्तान। लेकिन हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, ये तर्क संगत नहीं है, भारत सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। ये बात यहाँ पे लिखा है। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाई की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदाय के लोगों को भी वही अधिकार दिया गया जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरी का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदाय के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। यानी कि कोई भी अधिकार, कोई भी मतलब जो है स्वतंत्रता या कुछ भी, सभी एक जैसे मिले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भेदभाव नहीं किया गया था हमारे देश में। आगे देखिए, संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जात के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें उन सभी लोगों के लिए खोल दिया गया जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था। अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ सीटें निचली जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाएं। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच.जे. खांडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों की संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, यानी कि जब देश के लिए संविधान बना तो ये हुआ कि जो निम्न जाति के लोग हैं उनके लिए कुछ सीटें नौकरियों में और संविधान जो सभा है उसमें आरक्षित कर दिया जाए ताकि वो भी हर जगह अपना प्रतिनिधित्व कर सके। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वो लोग इतने पढ़े लिखे, इतने साक्षर, इतने सक्षम नहीं है कि इतने अच्छे अच्छे पोस्ट को वो प्राप्त करें या ऐसे पोस्ट को वो डिजर्व करें। तो यहाँ पे खांडेकर ने ये भी कहा कि अगर वो अक्षम है, सक्षम नहीं है या योग्य नहीं है तो इसके लिए भी आप लोग ही जिम्मेदार हैं, यानी कि ऊंची जातियां ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने निम्न जातियों को लोगों को अपने अंदर की प्रतिभा को निखारने का मौका नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए इल्जाम उन्हीं के ऊपर उन्होंने लगाया है। आगे कह रहा है, हम हजारों साल तक दबाकर रखा, मतलब ये खांडेकर ने क्या कहा था, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है, आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब ना केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और ना ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। इन्होंने कहा यहाँ पे कि हमारे पीछे होने के पीछे जो रीजन है वो आप है, चूंकि हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर, हमारी आत्मा तक को आप लोगों ने इतना दबा दिया है कि अब उन सब में वो क्षमता नहीं रह गई जो होनी चाहिए थी। तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, जो हमें शारीरिक, मानसिक और हर तरह से आपने कमजोर बनाया है। यहाँ पे उन्होंने कहा भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासी या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनके जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले उसका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। जनजातियों के साथ भी बहुत शोषण हो रहा था। अमीर वर्ग के लोगों ने उनके संसाधनों पर, उनकी सारी चीजों पर अपना अधिकार कर लिया था और उनका शोषण कर रहे थे। इस तरह से उनके भी वजूद की, उनके भी वर्चस्व की सुरक्षा करना हमारा दायित्व था, तो हमने उनके लिए भी प्रावधान किए थे। आगे कह रहा, संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होता है या होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इस भावना और अर्थ में साकार नहीं हो सकता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो पावर है, जो शक्तियां हैं वो केंद्र में होनी चाहिए। जब वो केंद्र में होगा
तभी वो पूरे देश के सभी राज्यों के लिए निष्पक्ष होकर के काम कर पाएगा और समान रूप से सबके लिए प्रावधान करेगा। इसलिए केंद्र को मजबूत बनाए जाने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी इल्जाम लगाया कि जो लोकतंत्र है वो दिल्ली में केंद्रित हो गया है और वो पूरे भारत में हो पाना संभव नहीं है या साकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या बातें हैं जो आपको जाननी है। कह रहा है कि मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामले आदि को रखा गया। ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि के विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। इस तरह से जो विषय है संविधान के उनको 3 भागों में बांट दिया गया: राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। और लोगों को अलग अलग क्षेत्र का दायित्व दे दिया गया कि आप लोग संघ सूची का विषय केंद्र देखेगा, राज्य सूची का विषय राज्य देखेगा, समवर्ती का दोनों लोग देखेंगे। आगे कह रहा है संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णामाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहां से बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालत सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। यानी कि जब देश आजाद हुआ तो एक समस्या ये भी आया कि देश का जो राष्ट्रीय भाषा, जो राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो। तो यहाँ पे मोस्टली लोगों ने कहा कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी को भी विदा कर दीजिए, अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, हिंदी होना चाहिए भारत का राजभाषा। लेकिन यहाँ पे जो दक्षिण के लोग हैं इन्होंने इसका बहुत ही पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पर जबरन हिंदी थोपी गई तो हम लोग देश से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब हिंदी बोलने में समस्या हो रही थी। उनका स्थानीय भाषा अलग था और उन्होंने इंग्लिश ज़्यादा सीख लिया है, क्योंकि शुरू में जो भी विदेशी आए वो साउथ में ही आए और साउथ में ही पहले उन्होंने ज़्यादा अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो साउथ के लोगों के ऊपर अंग्रेजी का ज़्यादा इफेक्ट था, तो उन्होंने पूरा विरोध किया कि अंग्रेजी जो है ये होना चाहिए, हिंदी हमारा जो भाषा नहीं होना चाहिए राजकीय भाषा। तो यहाँ पे देखिए बीच का रास्ता निकाला गया कि राजकीय भाषा जो होगा वो हिंदी होगा, लेकिन जो प्रशासनिक काम होगा, जो सरकारी काम होगा, जो अन्य काम होगा वो किस में होगा, वो हिंदी में होगा। अदालतों का काम, सेवाएं जो है ये सब किस में होंगी, अंग्रेजी में होंगी। आगे देखिए संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः जो आपके बी आर अम्बेडकर हैं इनका था, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज की अंतिम रूप दिया गया था। एग्जाम में आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो बी आर अम्बेडकर थे और इन्हीं की अध्यक्षता में इस प्रारूप मतलब जो है संविधान का जो मतलब आखिरी मतलब स्वरूप है वो दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। इन्होंने कहा राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, यानी कि हर क्षेत्र में सबको समान अधिकार होना चाहिए। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंच और नीच जाति का फैसला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत में अंतर विरोध के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार बात कहा अम्बेडकर ने। उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में भी होना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में होना चाहिए। हमें वोट देने का अधिकार तो मिल जाएगा, लेकिन समाज में ऊंच नीच की भावना बनी रहेगी, अमीर गरीब का खाई ऐसे खुदा रहेगा, तो फिर समानता कहाँ से आएगी। इन्होंने कहा कि हम लोग नए दौर में प्रवेश करें और इस नए दौर में इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राजनीति में हम एक व्यक्ति और साथ ही एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम
सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। यानी कह रहे हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में तो सब कुछ एक व्यक्ति एक मूल्य एक वोट, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में ऐसा क्यों नहीं, वहां पे हम इसके विपरीत वर्क करेंगे। राज्यों का गठन कैसे किया जाए? 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आजाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। यहाँ पे देखिए एक ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया था कि जब देश आजाद होगा तो प्रांतों को अलग भाषा के आधार पर बनाया जाएगा। आजादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाएं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक था कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता है। यानी कि एक तो पहले ही लाख कोशिशों के बावजूद हम बंटवारे को नहीं रोक पाए। हमारा देश आजाद हुआ तो लेकिन दो भागों में हुआ, एक पाकिस्तान और एक भारत। और इस आजादी के दरमियान लाखों लोग बलि चढ़े, दंगे हुए, प्रवासियों को यहाँ से वहाँ मारा गया, भगाया गया, उनके संपत्ति को जब्त किया गया, उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ और इससे बड़ी मुश्किल से तो हमने अपने आप को संभाला था। अब यहाँ जो नेता हैं ये डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने का अधिकार दे दे तो हमारा देश फिर से भाषाई आधार पर बंट जाए और फिर से विभाजन का हमें समस्या जो है ये झेलना पड़ जाए। लोगों के सामने एक ये विकट समस्या थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़ानी चाहिए और उसके रास्ते पर रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवालों पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय है, इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। यानी कि जो देश की एकता को, अखंडता को खंडित करे, ऐसी हर चीज को हमें इग्नोर कर देना, ऐसी हर चीज पे हमें ध्यान नहीं देना है, ऐसा पटेल ने कहा। और इसमें से एक था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, इसको भी इग्नोर करने का फैसला लिया गया यहाँ पे। आगे क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिले में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषाई के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ता गया, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आने लगे और जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे, जुलूस निकालने लगे। यानी कि ये जो भाषाई आधार पे लोगों का जो डिमांड है ये बढ़ते जा रहा है। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अलग आंध्र राज्य के उपलक्ष्य में श्री रामुलु ने क्या कर दिया है, अनशन बैठ गए और उनके अनशन में धीरे धीरे करके लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों का विरोध बढ़ते जा रहा है, यानी कि समस्या क्रिएट हो रही है। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार ने लिखा था, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा हो गया कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। यानी कि 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और ये पहला राज्य है जो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य है। और क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज्यादा दंगे, विरोध और जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषा के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए।
कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा दो भाग मतलब अलग राज्यों के रूप में बांट दिया गया। ये देखिए 1960 में बम्बई और गुजरात को भी अलग कर दिया गया भाषा के आधार पे। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों जिसमें से ज़्यादातर सिख थे और हरियाणा में हरियाणवी और हिंदी बोलने वालों की बहुलता थी। इस तरह देखिए भाषाई आधार पे महाराष्ट्र, गुजरात, आपका जो पंजाब है और हरियाणा, ये सभी लोग क्या हो रहे हैं, अलग अलग राज्य का निर्माण कर रहे हैं। भाषाई आधार पे हमारे देश में बहुत सारे जो राज्य हैं इनका गठन धीरे धीरे करके होते जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं कि और क्या खास बातें हैं जो आपको जाननी है, महत्वपूर्ण चीजें, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। आगे कह रहा है जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों का प्रशासनिक इकाई के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947 से 48 से अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। यानी कि बहुत सारे रियासतों का विलय तो कर लिया गया लेकिन फिर भी उनकी यथास्थिति को बनाए रखा गया और ये 1956 तक बने रहे, इसीलिए इनको भूतपूर्व रियासत का दर्जा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या घटनाएं हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद घटित हुई हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आगे है आपका मालदीव के पानी को रोकने। यहाँ पे देखिए कुछ खास बातें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या घटनाएं हैं जो हमें देखनी है। विकास की योजना बनाना। विकास की योजना बनाना भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आखिरी विकास के लिए मतलब आर्थिक विकास यहाँ पे शुरू किया गया 1950 में। इसके लिए नीतियां बनाने और उसको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया। देखिए योजना आयोग कब बना है, 1950 में। इस बारे में ज्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सब को परिभाषित कर योजना आयोग का काम था। यानी कि इन सब का परिभाषित करने का काम किसको दिया गया, योजना आयोग को दिया गया कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र कैसे काम करेंगे, कौन सा उद्योग जो है निजी क्षेत्र के हाथ में जाएगा, कौन सा उद्योग हमारे सरकारी क्षेत्र में आएगा। ये सारा जो निर्णय है ये किसको लेना था, ये सारा निर्णय योजना आयोग को लेना था। और कैसे देश का विकास हो, कैसे देश की एकता बनी रहे, कैसे देश में समृद्धि आए, इन सभी के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया योजना आयोग। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना देखिए शुरू हो गई है। 51 में पहली हुई, दूसरी 56 में हुई, तैयार की गई। इस योजना में इस्पात से भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजनाएं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि के विकास से जुड़ी हुई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप देखिए उद्योग धंधे और बड़े बड़े बांध परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए भारी उद्योगों पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रहीं। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। इस पद्धति के बहुत सारे लोग समर्थक भी हैं और कुछ लोग इसके बहुत मुखर विरोधी भी हैं। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे कहा गया कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है, यानी कि कृषि पर और भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारा कृषि पर ही आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारा उद्योग धंधों पर और साथ ही पंचवर्षीय मतलब जो आपके नदियों पे बनाए जाने वाले बांध हैं उनसे जुड़ा हुआ था। चलिए देखते पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू के विचार। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 के एक पत्र में उन्होंने लिखा था, पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इसमें भी ज्यादा है।
यानी कि कह रहे हैं कि अगर ये पंचवर्षीय योजनाएं बनेंगी और अच्छे से चलेंगी तो देश का विकास होगा, जनता का भला होगा और इसमें सरकार के साथ साथ जनता के सहयोग की भी जरूरत है। आगे कह रहा है कि हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह, उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ने साथ ही सहयात्री जैसे एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि जो आपके ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसे जीवंत गतिशील उद्यम बना दे कि वह लोगों के कल्पनाओं पर साकार कर सके। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, ये योजनाएं केवल आपके विशेषज्ञों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन इसकी सफलता आम लोगों के सहयोग पर निर्भर करता है। जब आम लोग इसमें सहयोग करते हैं तभी ये सफल होता है और आम लोगों के सहयोग से ही उत्साह और आत्मविश्वास आता है। तो उनके सहयोग की बहुत जरूरत है किसी भी योजना को सफल बनाने में। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव का उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवंत रह सकते हैं। महात्मा गांधी की सोच रखने वाली ये महिला है। इन्होंने कहा कि हम पर्यावरण को अगर ध्यान में रख करके सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो मशीनरी से हमें तत्काल तो फायदा होगा, लेकिन आगे चल के इसका दीर्घकालिक दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए हमें पर्यावरण को समझना चाहिए, उसके नियमों के अनुसार काम करना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें अपना विकास करना चाहिए। आगे देखिए, क्या मीरा बहन की यह मान्यता, खैर इसमें कुछ खास बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश आजाद हो चुका है और देश आजाद होने के बाद क्या क्या काम किया गया था। एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शैशव काल में थी। 1950 और 60 के दशक में शीत युद्ध का उदय हुआ, शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। यहाँ पे देखिए शीत युद्ध शुरू हो चुका है, अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि रूस के बीच टकराव गहराते जा रहे हैं और शीत युद्ध जो है ये विकराल रूप लेते जा रहा है। आगे कह रहा है, फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार है। तो ये देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत के में विदेश मंत्री हैं और विदेशी नीति का जो संचालन है इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है और इन्होंने निर्णय लिया कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, ना तो हम पूंजीवादी देश बनेंगे, ना तो हम साम्यवादी देश बनेंगे, बल्कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे। ना तो हम अमेरिका के खेमे में जाएंगे और ना ही हम रूस के खेमे में जाएंगे। तो गुटनिरपेक्षता का पाठ इन्होंने पढ़ाया। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक संगठनों में शामिल ना हो, परंतु गठबंधों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। यानी कि गुटनिरपेक्ष रहने का मतलब अलग थलग नहीं था, बल्कि गुटनिरपेक्ष रहने का मतलब है कि हम दोनों लोगों से रिश्ता रखेंगे, दोनों लोगों से मतलब रखेंगे, किसी एक गुट के सदस्य नहीं बनेंगे। यानी कि हम निरपेक्ष होंगे, किसी गुट के सदस्य तो नहीं होंगे, लेकिन मतलब दोनों से होगा, रिश्ते हमारे दोनों से होंगे। इन देशों ने युद्ध को टालने का प्रयास किया और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक में बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे,
लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है कि इन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। ये भी अपने यहाँ युद्धों में और अपने पड़ोसियों से संघर्ष में जो है जूझ रहे थे, तो समस्या सभी के लिए थी। राष्ट्र के 60 वर्ष के बाद 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी जो है 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए। भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है, यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेंगे और उसे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देंगे या टूट जाएगा। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि देश आज़ाद हो जाएगा जब भारत, तो ये एक नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा। कभी ये हो सकता है ये भाषाई आधार पे टूट जाए, या हो सकता है धर्म के नाम पे टूट जाए, या हो सकता है ये सैनिक शासन का यहाँ पे अधिकार हो जाए। ऐसा बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत ने इन सभी के विचारों को झुठला दिया और अपनी एकता, अखंडता और जो है लोकतंत्र को बनाए रखा। आगे देखिए, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीबी का फासला लगातार बढ़ता गया है। यानी कि भले ही हमारा देश बटा नहीं, विभाजित नहीं हुआ, हम जो है अखंड हैं, एक हैं, लेकिन समस्याएं हैं। कहीं जाति के नाम पे टकराव है, तो कहीं धर्म के नाम पे टकराव है, कहीं जो है ऊंची जाति निम्न जाति के लिए समस्या है, अछूतों के लिए जिन्हें दलित कहा जाता है उनके लिए भी समस्या है। आज भी वो उतना ज़्यादा आगे नहीं आ पाए जितना उनको आना चाहिए था। देश को आज़ाद हुए इतना लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो दलित कहलाते हैं इनकी जो स्थिति है ये बहुत अच्छी नहीं है और अमीरी गरीबी का फासला भी लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी समानता नहीं है। भारत के कुछ भाग और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर घूमने जाते हैं या कहीं की छुट्टियां मनाने जाते हैं, बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, यानी कि उनके पास आज जो है बहुत सारे संसाधनों की कमी है और वे झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में रहते हैं। बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत आ गए हैं, वो आलीशान घरों में रहते हैं, उन सभी सुख सुविधाओं का फायदा उठाते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, विदेशों में भ्रमण करते हैं और खूब पैसा लुटाते हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में हैं, जिनके पास खाने पीने, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी भी समस्याएं हैं। आप देख रहे हैं आज भी ये सारी चीजें बनी हुई हैं। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तक की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ। यानी कि आज़ादी के बाद अगर देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, लेकिन ये भी सही है कि हम विफल नहीं हुए, हम सफलता की राह में हैं। भले ही हमने बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल की, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं, हम रुके नहीं हैं। बशर्ते हमें थोड़ा सा और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा तेज गति से सुधार की ज़रूरत है, ताकि हम अपने देश को और आगे ले जा सके और विकास कर सके, अपने देशवासियों को और ज़्यादा सुख सुविधाएं दे सके, उनका नैतिक मूल्य का उत्थान कर सके और वे बेहतर काम कर सके। उसके लिए हमें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आज़ादी को हुए लंबा समय गुजर चुका है और अब परिवर्तन लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुका है। आप देख रहे हैं अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है।
श्रीलंका में क्या हुआ? 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उस समय श्रीलंका, जिसका नाम उस समय सिलोन था, कि संसद ने एक कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेज, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दी गई। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी, आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। सिंहला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में से दो टुकड़े रक्त रंजित, मतलब टूट फूट जाएंगे और देश क्या होगा? रक्त रंजित हो जाएगा। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है, जो इसी कारण से पैदा हुआ कि वहां तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोप दी जा रही है। और एक अन्य दक्षिणी एशियाई देश पाकिस्तान भी इसीलिए दो टुकड़ों में बंट गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ली भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान से उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिण भारत पर थोप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू व उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया गया, तो शायद भारत भी गृह युद्ध में उलझकर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और भी गहराई दी। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज ही आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि जिन भी देशों ने भाषाई आधार पे बंटने नहीं दिया अपने देश को, अपने यहाँ के राज्यों को, उन देशों में गृह युद्ध शुरू हो गया और उनके दो टुकड़े हो गए। भारत ने भी सोचा कि अगर हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो हमारे देश का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन पटेल और जो नेहरू हैं, इनकी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। हमारे यहाँ के जो राज्य हैं, भाषाई आधार पर अलग होने के बावजूद भी वो और भी ज़्यादा एकता के बंधन में बंध गए और हमारे देश में ये उल्टा हो गया। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से हमारे देश की एकता और भी ज़्यादा क्षुण हो गई, विभाजन नहीं हुआ। तो ये बहुत ही बढ़िया निर्णय रहा कि राज्यों को उनके भाषाई आधार पर अलग से राज्य बनने का मौका दे दिया गया। यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केंद्र सूची में क्या है राज्य में, और समवर्ती सूची में कौन से विषय रखे गए थे, समवर्ती सूची में क्या क्या विषय रखे गए थे, आप बहुत आसानी से सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है। शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा, आज मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, देखते हैं आप लोग इसको कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो इनका आप लोगों को उत्तर देना है। साथ ही देखिए गलत सही भी बताना है। आज मैं कोई भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं बताऊंगी, आज लास्ट क्लास है और मैं चाहूंगी कि आप लोग इसके उत्तर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। क्योंकि आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो इन सभी के उत्तर आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। प्रश्न काफी अच्छे हैं और इसको लिखने से आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है आगे चल के। अभी आपको इसके फायदे समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आगे जब आप प्री मेंस का एग्जाम देंगे और जब आपको लिखना होगा उस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे ये प्रश्नों के उत्तर। तो उम्मीद है आपको आखिरी क्लास एनसीईआरटी की अच्छी लगी होगी। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, पहले आप लोग इन क्लासेस को देख लीजिए, सबके क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर लीजिए, रिविजन कर लीजिए, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे इस क्लास का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।